प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग आने वाली न्यायिक सेवा और अभियोजन अधिकारी सेवा के प्रति समर्पित भाव से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। साथ ही जो संभावित वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरने, उससे संबंधित निष्कर्षों को निकालते हुए अपने अध्ययन के प्रारंभिक परीक्षा के मानकों को जरूर पूरा करने में तत्पर होंगे। साथ ही जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में जिक्र किया कि आने वाले गुरुवार से बिहार हायर जुडिशरी को लेकर एक टेस्ट सीरीज चलाने का, जो प्रीलिम्स लेवल में, यानी अगर आपका लक्ष्य ये है कि 300 लड़कों में अपना स्थान मुझे पक्का करना है प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करके, तो उससे संदर्भित सीरीज के बारे में आप हमें इसी व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज कुछ फिर एक बार हम लोग अन्य मुद्दों से हटकर पढ़ाई के दरमियान बरती जाने वाली सावधानियां और होने वाले दिन बर दिन की घटनाओं के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। आज कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हमको अपने व्यक्तिगत कैरियर से ही सीधा संबद्ध करती हो, हमें सावधानियों की ओर मोड़ती हो और हमको प्रतिबद्ध करती हो जीवन में न्यायिक सेवा की भूमिका, अभियोजन अधिकारी बनने के शर्त के साथ अभियोजन अधिकारी बनकर या बिना बने अभियोजन अधिकारी बनने की आकांक्षा लिए हुए सिर्फ अभियोजन अधिकारी के टारगेट में संबंधित युवा अधिवक्ता और बंधु और बहन अगर संलग्न हैं तो क्या सावधानी बरतें। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अभियोजन में या न्यायिक सेवा में आने के लिए आपकी जिम्मेवारी विधिक से ज़्यादा नैतिक होती है। आपने हजारों इलस्ट्रेशन के लिए मुकदमे लड़े होंगे क्रिमिनोलॉजी में, डाइवोर्स के केसेस, सिविल सूट के फाइल देखे होंगे। क्या व्यक्ति का इमोरल होना, नैतिकता की परिभाषा समय के हिसाब से बदलती रहती है। मैं आज आप लोगों से चर्चा थोड़ा खुलकर ओपनली माइंड से विधि के संबंधित अधिवक्ता बंधु और बहन को एक मैच्योर मस्तिष्क का मानते हुए करूंगा कि जोसेफ साइनी का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अब एडल्ट्री कुछ मुद्दों को छोड़कर अपराध नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है क्या अतिरिक्त लोगों से, यानी अपनी पत्नी के रहते हुए अन्य स्त्री से जो किसी की विवाहिता है उससे सहमतिपूर्ण संबंधों में इन्वॉल्व हो जाएं। ऐसे तमाम विधि के क्षेत्र में रहने वाले, गैर विधि के क्षेत्र में रहने वाले लोग इसको हर्ष का कारक और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दृष्टिकोण से इसको समझते होंगे या समझकर मंद मंद मुस्कुराते होंगे। इस जजमेंट का सही परिप्रेक्ष्य ये नहीं है। सही परिप्रेक्ष्य इस भाव में भी छिपा है। एक ऐतिहासिक पौराणिक मत हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जब भगवान राम की शादी होती है और सीता जी से वरमाला के बाद वो पहली बार शयन कक्ष में, जिसको हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में सुहाग रात बोला जाता है, उस रात में जब वो प्रवेश करते हैं उस भवन में, तो माता जगदम्बा के सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे रघुकुल में ये परंपरा रही है कि एक से अधिक रानियां रखेंगे। वो सौगंध इस बात की खाते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत रखूंगा। आप समझें, पाकिस्तान जैसा राष्ट्र, अरबियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री, जिनका इतिहास इस बात के लिए रहा है, कोई इस बात को हंसी दिल लगी या मजाकिया या प्रत्युत्तर में दूसरे संप्रदाय को गाली देने या अन्य घृणित मानसिकता के भाव से न देखे। हर संवर्ग जिसकी तूती बोली है ये किया है। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तमाम हिंदू राजा इसके शौकीन ही थे। बाबाओं का हाल तो आप देख ही रहे हैं, आसाराम की घटना से वाकिफ ही हैं। हमारी बात आज नैतिकता को लेकर है। ये जो समाज में ऐसे मुद्दे आते हैं कि इस केस में आदमी जैसे पड़ा तो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया जाता है। वो उसका कितना बड़ा जनाधार हो, उसका फिर भविष्य पूरा खत्म। इस कॉन्सेप्ट को कमजोर करता है क्या ये एडल्ट्री पर 497 आईपीसी पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का संवैधानिक पीठ का जजमेंट, जो सिर्फ इस बात की ग्राउंड की इजाज़त देता है कि अगर ये केस हो जाए
यानी सहमतिपूर्ण संबंध से, विवाहिता से, किसी गैर मर्द के संबंध से अगर पति को प्रॉब्लम है तो वो डाइवोर्स ले सकता है। पत्नी को इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता है कि वो ऐसे संबंध ना बनाए, या उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं कर सकता। क्यों? कानून अलाउ करता है। साफ शब्दों में कह रहा हूं। इसका अर्थ ये मत समझिए कि हमको कानून ये कह रहा है कि अब आप ऐसा करिए ही करिए। अरे भाई, आर्टिकल 19 हमको किस बात की स्वतंत्रता देता है? टहलने, घूमने, व्यापार करने, धार्मिक सम्मेलन करने देता है कि नहीं करता? तो क्या उसमें सुओ मोटू ये भी नहीं छिपा है कि चिल्लाता है हर कमरे में, हर घर के सामने आकर के आर्टिकल 19 सबके घर में आके कहता है, हे तुम व्यापार नहीं करो, करो करो, जल्दी करो तुम व्यापार करो। अरे भैया, उसी के पीछे एक जो भाव छिपा है कि अगर वो चलने, भारत में कहीं घूमने की छूट दे रहा है तो भारत में ना घूमने की भी स्वतंत्रता होती है। भाई, हमारा नहीं मन है, हमारा नहीं मन है। आप ध्यान दीजिए इस बात को, इसमें फिलॉसफी छिपी है। इसी मुद्दे पे आऊंगा मैं लौटकर। फालतू की आर्टिकल 19 ही तो है व्यभिचार, कि आप जितने चाहे, आपका ऐसा स्वभाव है कि आप अन्य स्त्रियों को आकृष्ट कर लेते हैं, या अन्य स्त्रियां आपके ऊपर फिदा हो जाती हैं और आप उसका मिसयूज करते हैं अपनी धर्म पत्नी के आधार पे, जो कतई नहीं चाहती कि आप ऐसे संबंधों में हो। उसका भी तो ख्याल करिए। और अगर उसके भाव से भी न रहिए तो इस मनोविज्ञान को समझिए जो कहती है कि अगर आप घूमने की स्वतंत्रता है तो आपको ठहरे रहने की भी आज़ादी है। आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता अगर मिली हुई है तो व्यापार ना करने की भी आज़ादी है भाई। तो ऐसे अगर कानून के किसी वर्डिक्ट से यह फैसला आ गया कि ऐसे सहमतिपूर्ण संबंध गैर कानूनी नहीं है, तो क्या यह अनिवार्य कर दिया गया है? आपका नैतिकता, आपका मानक मर गया? तो मैं उनकी निंदा नहीं करता जो इस प्रकार के कल्चर में हैं या जो इस प्रकार को अपनी आदत में शुमार कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे चिंतित जरूर हैं। उनके प्रति हमारा संवेदनात्मक भाव नहीं, आवश्यक भाव है। क्या? जो ऐसे संबंधों को बिल्कुल नहीं जाना चाहते, ऐसे संबंधों में, तो उनको क्या बाध्य किया जाएगा क्या? इसका मतलब समझिए। उसी रघुकुल में भगवान राम ने जो परंपरा डाली वो आपके हिंदू लॉ का मारक पक्ष है। हिंदू लॉ तो ये इजाजत नहीं देता ना कि अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह कर लीजिए। क्या होता है वो? अब बताना पड़ेगा। सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 वाले से ही आए, तो क्या आपको इस बात की जाता है कि पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी के साथ आप शादी कर सकते हैं? तो आप तड़ाक से बोलेंगे, क्योंकि विधि के छात्र हैं, कानून आपको पता है, तर्क आपको पता है, तो आप कहेंगे अरे सर, शादी और रिलेशन में बड़ा अंतर होता है। और याद कीजिए, यही डायलॉग वो बोलता है KM नानावती में, जिसको मारता है बंदूक से, सिनेमा हॉल से लौटकर मारता है। क्या कहता है कि तू जिससे कहेगा। क्या कह रहा है? वो अपनी पत्नी के बारे में कहता है, यार तू अगर मेरी पत्नी से तू इतना राजी खुशी है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? तो मेरे बच्चों की देखभाल कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पत्नी भी तुझसे राजी है, मेरे गैर मौजूदगी में अगर संबंध बना रही है तो उसका उत्तर सुनिए कितना तमतमाने वाला है। उत्तर में क्या कहता है कि तू जिससे कहेगा संबंध बनाने वाली से मैं शादी करता चलूंगा। मतलब वो गाली से भी बढ़कर क्रूर शब्द बोलता है, जबकि ये सत्य है। वो सत्य स्वीकार करता है, हाँ तुम्हारी बीवी से हमारे संबंध हैं। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? एक समानांतर रूप से पूरे समाज में, चाहे जैसा समाज हो, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, ये अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। कम से कम भारत में ही नहीं, किसी भी कल्चर में। आपको अगर नहीं पता तो टाइटैनिक मूवी देखिए। यह तमाम तो खुला ओपन कल्चर है, किसी भी देश का कल्चर देखिए, वहां इस बात का अलाउ नहीं है। तो कानून में दिए गए निर्णय उस निजी मातहत स्वतंत्रता पर फोकस होते हैं जिसकी हम गलत व्याख्या कर बैठते हैं। मतलब इसमें क्या किया गया है? इस वर्डिक्ट को ध्यान से अगर गंभीरता पूर्वक देखें तो किस स्वतंत्रता का अनुपालन किया गया है?
उस हिंसक स्वतंत्रता को रोका गया जिसमें क्या होता है, जैसे के एम नानावती में देखा कि हमारी पत्नी हम गैर मर्द के साथ हम बिस्तर है। एक घटना तो कानपुर की होती जिसमें वो कई उस लाश को कई टुकड़ों में काट कर अपने आंख के सामने उस अपने पत्नी की मौजूदगी में प्रेमी को एकदम प्लान के साथ केरला से आता है। शायद उस केस ला का अगर आप लोग अगर नाम जानते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ। कानपुर के उस व्यक्ति की घटना है जिसका मर्डर हुआ था और कई टुकड़ों में उसके मतलब जो स्त्री थी, अभिनय के क्षेत्र में थी, उसके पति ने जो आर्मी में था केरला से आके डे बाय डे प्लेन लेकर समय से विद प्लानिंग उसको बुलवाया, उसके संबंध रिलेशन में सामने उसको कई टुकड़ों में काट कर सूटकेस में भर के फेंक दिया, पकड़ा गया बाद में। इस केस ला का नाम आपको लिखना है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, समझिए बात को। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये मनोविज्ञान जो चलता है ना कि मेरे रहते कैसे तेरी हिम्मत पड़ी, इस हिंसा पर कंट्रोल करने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की। मतलब ऐसी पत्नी को आप छोड़ दीजिए, अगर ऐसा लगता है कि वो किसी से इन्वॉल्व, पूरी स्वतंत्रता है। क्या कहता है डाइवोर्स का पहला ग्राउंड, आप आर्टिकल सेक्शन नंबर 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का 13 का पहला ग्राउंड क्या है, या वहां ध्यान दीजिए 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस किसको नहीं मिलेगा। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 125 का 1 ग्राउंड भी इनवैलिड है। हाँ, उसके खिलाफ जो एडल्ट्री में होता विवाह संबंधी अपराध को वहां जरूर रोक दिया, उसको भी साथ साथ इनवैलिड किया है। क्या कि उसके खिलाफ अभियोजन नहीं चलाया जा सकता, किसके, जिसमें पत्नी राजी है आपके मौजूदगी गैर मौजूदगी में किसी अन्य से संबंध बनाने के लिए। आप इस मनोविज्ञान को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से क्या रोका है, जो ये तत्काल हिंसा होती है, तेरी ऐसी हिम्मत, खत्म कर दिया या क्रूरतम ढंग से मार दिया, इसको रोकने की कोशिश है, जिससे कानून में हर व्यक्ति अपने ढंग से जिसका जो बचा जीवन है जी ले। इसी फिलॉसफी पर वो भी काम करता है जो समलैंगिकता के अधिकार में वर्तमान सीजीआई के विचार हैं, जो अल्पमत में है कि उनको विवाह का राइट मिलना चाहिए। जो समलैंगिक हैं, जो हेट्रो हैं, उनको मिलना चाहिए, इस राइट पे है सीजीआई। हालांकि वो अल्पमत है, निर्णय उसके विरुद्ध गया है 3-2 से। मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय लें तो मैं सीजीआई के साथ हूं और मैं इस राय में जोसेफ साइनी में दिए गए वर्डिक्ट का सपोर्ट करता हूं। लेकिन इसका अर्थ हमसे आप सुन ही रहे हैं, मैं उसका निंदा नहीं करता, उसको घृणा के भाव से नहीं देखता जो ऐसे आदत का शिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा इस आदत के शिकार स्त्री या पुरुष भी हो सकता है ना, पुरुष भी तो हो सकता है कि वो गैर कई स्त्रियों से संबंध रखे, तो स्त्री को यह राइट दिया गया तू डाइवोर्स ले ले, तेरा क्या सिंगल पुरुष के लिए है, बताइए। अगर हिंदू है, अगर कोई मुस्लिम बहन है तो आप उसको देखिए, उसको भी राइट है, उसके अपने निजी 39 वाले एक्ट में है, नहीं तो फिर तमाम तो है ये है आसान आसान इला लियन का स्पेशल प्रोविजन मुस्लिम लॉ में है, व्यभिचार का आरोप लगाकर। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस राइट को आप गलत व्याख्या कर लेते हैं, ऐसे नैतिकता को समाज देश काल के हिसाब से व्याख्या करने के नाम पर तानाशाही न बरतें, समझें और उस हिसाब से संबंधों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपने अभी ज्योति मौर्य वाला केस देखा, आप लोगों ने देखा होगा, इंटरेस्ट खूब सबको आया था। ज्योति मौर्य वाले केस में ये होना ही था, क्योंकि जिस ढंग से कमांडेंट सेल के जो आईजी अफसर थे वो प्रयागराज में ही उन्होंने व्यक्तिगत सूचना दी, किसको दी, आप सुन के दंग रहेंगे। उस जो कमांडेंट ऑफिसर पर आरोप लगा कि उनका ज्योति मौर्य से संबंध है, जो एसडीएम थी, जो विवाद में आई थी। मैं नाम लेना उचित किसी पदाधिकारी का नहीं समझता, लेकिन नाम चर्चा में इसलिए मैं इंडिकेट करने के लिए कह रहा हूं, मेरा कोई मनसा प्रचार दुष्प्रचार करने का नहीं। बस मात्र मेरा यह है कि आप ध्यान दीजिए उन्होंने किसको सर्वप्रथम सूचित किया। अगर आप बैक में जाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा उस अधिकारी ने कितना गरिमापूर्ण ढंग से काम किया है। उस कमांडेंट की वाइफ से कि आपका पति क्या ऐसे इन्वॉल्व है, आपको जानकारी है,
आप सोचिए वो जो अफसर हैं, क्या शायद हो सकता है उनको इतनी गहरी नॉलेज ना हो, जबकि पुलिस विभाग के अफसर हैं, आईजी रैंक है। क्या 497 क्या कहती है? यही तो कर रहे हैं वो कमांडेंट महोदय। अगर एसडीएम साहिबा से ऐसा कोई संबंध था तो क्या था? वो एडल्ट्री ही तो थी, सहमति भी थी, और ऑलरेडी एसडीएम साहिबा किसी की ब्याहिता हैं। कानूनी दृष्टिकोण से देखिए उसको। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने, और उस जांच के पड़ताल के बाद क्या हुआ? मक्खी जैसे दूध में पड़ी हो तो निकाल के फेंक दी जाती है। इसे फेंक दिए गए कि नहीं फेंक दिए गए? लड़िए मुकदमा। जितना तेजी से इस पर एक्शन होता है, ये अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका नहीं। और अब ध्यान दीजिए, अमेरिका पर, बिल क्लिंटन पर इसी मुद्दे को लेकर मोनिका लेविंस्की वाला प्रकरण हम चर्चा में लाएं, आप लोग खुद पता होगा, महाभियोग चला था। हालांकि वो पास नहीं हो पाया। ऐसे संबंधों के प्रति जिसमें नैतिकता का इतना बड़ा बट्टा लगता हो, आपका करियर तबाह हो सकता हो, उसके प्रति चालाकी मत बरतिए। चालाकी बरतना क्या हुआ? चालाकी बरतना यही हुआ कि कानून की तोड़ मरोड़ की, जजमेंट की तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में, अपने हिसाब से। अब तो कानून गलत नहीं मानता, गलत नहीं मानता तो आग लगा दोगे। भगवान राम भी तो इसको कंटिन्यू कर सकते थे कि वो हमारे पिताजी 3 रानियां रखे थे, हम 30 रखेंगे, तो वो मर्यादित पुरुष कहलाते, उनको मर्यादा के लिए पूजा जाता। राजा दशरथ की कहीं मूर्ति लगी है? समाज में, जुडिशरी में, चाहे अभियोजन निदेशालय में हो, गलत कर रहे होंगे तो अलग मुद्दा है, उसके हम पचड़े में नहीं जाते। मैं ये कह के ये भी नहीं स्वीकार कर रहा कि दूध का दूल्हा है जुडिशरी, नहीं। न यही स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप माने, इस धारणा से ग्रसित हो जाए कि गंदा ही गंदा है। नहीं, ये हर डिपार्टमेंट में, हर जगह है, हर परिवार में है। जो वुमेन वायलेंस हो रहा है उसमें केवल हिंसा, जवानी या मारपीट की ही नहीं है, सेक्स वायलेशन भी है। अधिवक्ता बहनों के साथ, अधिवक्ता बंधुओं का, अधिवक्ता बंधुओं के साथ अधिवक्ता बहनों का, यह भी संभव है। वायलेंस, सेक्सुअल, समझ रहे हैं? तो ये जो इमोरल वैल्यू, आप जाने हायर जुडिशरी के फॉर्म में पहला लाइन यही है, मॉरल वैल्यू आपकी कैसी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको न्यायाधीश बनना है तो वहां भी यही चेक किया था, आपकी मॉरल वैल्यू कैसी है। तो उसका क्या व्याख्या कर रखा है कि बाहर से चिकना चुपड़ा दिखना है, बाहर से अध्यात्मवादी बनना है, और अंदर से पिचास चलता रहे। तो अंदर से जब पिचास चलेगा तो कभी जिन्न भर के निकलेगा, कांड कराएगा, जेल कराएगा आपको। एक केस है, आप अगर अच्छे क्रिमिनल के वकील होंगे तो आपसे ये तो पाले पड़ा ही होगा, लेकिन अब नहीं पड़ेगा क्योंकि अथॉरिटी खत्म हो गई है। 197 सीआरपीसी रोक देती है? तो इस बात को कहने का मेरा एक ही मतलब था। मैंने क्या कहा कि आज थोड़ा हटके मुद्दे से बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, अपना कैरियर उसी में देखते हैं। तो हमको सिर्फ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यायिक सेवा में आने वाले पद पे हम पदासीन होंगे, केवल पुरुषों का वर्ग थोड़ा है। हमारे साथ सहकर्मी तमाम होंगी, स्टोनो या तमाम पेशकार, तमाम पदों पर बैठे हुए, एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान के भाव से देखना है। उनके साथ अपने जीवन को तबाह नहीं करना है। और अपने जीवन को तबाह करिए तो भी ठीक है, ये भी आपकी एक हद तक मान लेते हैं क्रूरतम निजी स्वतंत्रता है, लेकिन आपके चलते आपके परिवार में बच्चों का क्या होता है, उस स्त्री का, निर्दोष स्त्री का क्या होता है जो आपकी इस तबाही का मंजर बनती है, और उसको मुफ्त का गिफ्ट मिलता है कि इसका हस्बैंड ऐसा है या इसकी पत्नी ऐसी है, वाइफ ऐसी है। ये कौन सा इनाम है? ये जब फैलता है, ये जब पोलराइज होता है, तो क्या 497 आईपीसी खड़े होकर के लड़ती है कहीं? इस मूर्खता को कभी नहीं सोचते। ऐसे कृत्य में उतरने के पहले, मन में सोचने से पहले, हम तो कहते हैं ऐसे भाव तक नहीं आने चाहिए। स्ट्रिक्ट रहिए इस मुद्दे पर। स्वभाव में एक स्थिरता होनी चाहिए। निजी जिंदगी, जैसे आप इस पॉइंट को समझिए, मैं टॉर्ट की बात नहीं कर रहा, क्रिमिनोलॉजी में डिफामेशन का। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेकर बंद कमरे में जी भर गाली दे रहे हैं, कानून इसको ऑफेंस क्यों नहीं मानता भाई? किस लिए नहीं मानता? केवल एक पॉइंट का लैकुना है, प्रकाशन नहीं हो रहा है।
जो आप ओरली बोल रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हो रहा, उस सोसाइटी के अन्य संवर्ग में ज्ञान देना नहीं आता, वो एफरे का कारण नहीं बनेगा। एफरे का शर्त क्या है? पब्लिक प्लेस। कानून के पॉइंट को समझिए। जो कानून निर्माता है उनका परिप्रेक्ष्य क्या है? सार्वभौमिक समाज में क्षति, मान प्रतिष्ठा कब गिरी मानी जाएगी? जब समाज में उठने बैठने सम्मानित लोगों की नजर में, उसकी दृष्टि में वो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल पड़ जाए, उसको हेय दृष्टि से देखा जाए, निम्न दृष्टि से। इसी को तो प्रतिष्ठा, इसी के प्रति उत्तर में मान हानि अगर अपोजिट करें तो क्या होगा? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का विलोम क्या है? मान हानि। मान माने प्रतिष्ठा, हिंदी का शब्द है। अप्रतिष्ठित। अब अगर आरो यारो वाले बात सुन रहे हो तो यहां प्रतिष्ठा पे वहां मत चले जाइए, गलत कर देंगे आप लोग। प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित, ठीक है। मान का अगर आप क्या आपके उसमें लिखा रहे मान, तब उसका लिखे मान हानि, ठीक है। ये बहुत चतुराई से तद्भव तत्सम बहुत तगड़ा पूछा जाता है, विलोम शब्द ऐसे पूछे जाते हैं आरो यारो में। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप जिंदगी में आपने अधिकारी बनने का फैसला लिया है तो आपकी छवि जो समाज में नेताओं के प्रति अवधारणा है, जो 2000 के बाद तेजी से हर पेशे में अधिकारियों के प्रति भी भ्रष्टाचार ने वो ओज तेज घटाया है। घटाया है कि नहीं घटाया है? न्यायिक सेवा में भी कामकाज के धीमे पड़ने, न्यायालय में निर्णयों का लेट लतीफी होने से उनके पद सम्मान की गरिमा में भारी कमी आई है। जिन वकील साहिबान को सन 70-80 में बहुत रुतबे का कारक माना जाता था, उसी वकील साहिबान के सम्मान पर कितना बड़ा बट्टा लगा है कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षक संवर्ग जो बेसिक में पढ़ाते थे, एक जमाने में उनको पंडित जी मास्टर साहब कह के गुरु समान दर्जा दिया जाता था। आज एक भाजी बेचने वाला अगर ये सब्जी लेते समय जान जाए कि आप टीचर हैं प्राइमरी के, तो वो समझ जाइए अगर आपने कम कराया उससे तो बड़बड़ाएगा जरूर, आपको उल्टा सीधा कहेगा। एक भाजी वाला भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। आप इससे कंपेयर करें किस सोसाइटी में है, और उसमें बची खुची जो बची खुची प्रतिष्ठा है उसको बट्टा लगाना खुद ही किसमें? क्योंकि कंट्रोल अपने आप पर नहीं है, बनेंगे सब। इस पर काम करने की जरूरत है। जब आप एकेडमिक पीरियड में हैं, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गए हैं, वहां जाने पर वहां की सोसाइटी में भी आपको आभास हो सकता है। ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं लाइफ में जब आप जो प्रिज्यूम नहीं किए हैं वो घटें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। जैसे दो प्रकार के होते हैं, फौज में कहा जाता है अनिवार्य रूप से शराब पीनी पड़ती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ, हमारे रिलेशन में मामा का संबंध है। उन्होंने, मैं देखा कि हमने पूछा उनसे कि आप तो नहीं पीते, और बाकी लोग कहते हैं अनिवार्य है। कहीं नहीं, तो फौज में ये भी है जो नहीं पीना जाता उसे जबरदस्ती नहीं की जाती। अब बताइए। हमने कहा आपके सामने सब डाइनिंग टेबल पर मैंने देख रहा है, मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, उनका एंजॉय इसी से होता है। यहां तक कि अनिवार्य भी किया जाता है कि आपको पीना ही पड़ेगा, लेकिन आप कैसे निपटे? उन्होंने कहा बस सिर्फ इतना कहा कि हमको नहीं पीना है, हमारी नहीं इच्छा है। तो जो अंतर विवेक को सहारा दे, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को उन्नत करे, जो आपके स्वभाव में सरसता लाए, जो आपको मौलिक रूप से उन्नत करे, नैतिक बनाए। इसका अर्थ कदापि मत समझना कि मैं कानून की धज्जियां उड़ाने बैठा हूं, नहीं। उसका सम्मान करते हुए, आपने समझा होगा, अगर मेरी बातों को समझे होंगे तो आपको पूरी समझ में आई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आने वाले समय में जिस पद पर आप जाने वाले हैं या जिस पर पहुंच गए हैं, कुछ बच्चे जो सिलेक्शन पा गए, उनसे हमारी विनम्र अपील है कि आप लोग इस पर भी आंतरिक रूप से विवेक के स्तर पर, मन मस्तिष्क के स्तर पर अवश्य काम करें, जिससे किसी भी प्रकार के अनैतिकता के ताने बाने में, अनैतिकता के गिर्द इर्द में फंसना ना पड़े, और आपकी बनी बनाई कमाई, बना बनाया कैरियर, बना बनाया ओज तेज प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिले। आज की बात यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो मोर देन सीरियस हों, इंटरव्यू फेसर हों, मेंस कई बार लिख चुके हों। वो हमारे यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन और अगले गुरुवार से बिहार एचजेएस के लिए प्री मेंस स्तर पर टेस्ट सीरीज के लिए मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इस व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं और हमारे द्वारा किए जा रहे गाइडेंस का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है परमात्मा इस गाइडेंस से आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा दे। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को जय श्री राम बोलते हुए, जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलने के वादे के साथ वादा करता हूं कि कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।